हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे ही होंगे। एंड क्लास 11 का स्टैटिस्टिक का चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा को पढ़ने से पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि हम चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि स्टैट्स क्या होता है, फिर हमने समझा कि इन्वेस्टिगेटर डेटा को कलेक्ट करता है यानी कलेक्शन ऑफ डेटा। उसके बाद हमें ऑर्गेनाइजेशन यानी इन्वेस्टिगेटर को ऑर्गेनाइजेशन करना होता है। इससे क्या होता है, जो भी डेटा को रॉ फॉर्म में होता है यानी जो भी डेटा इकट्ठा किया गया है उसको एक वेल मैनर में लगाना ताकि रिजल्ट्स निकाल पाए और उससे कंपैरिजन कर सके। ठीक है, यही हमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा बताता है। तो हम डिफाइन से भी वही समझेंगे जो मैंने आपको अभी बताया। तो देखो, अरेंजमेंट ऑफ फिगर इन सच अ फॉर्म दैट कंपैरिजन ऑफ सिमिलर डेटा मे बी फैसिलिटेटेड एंड फर्दर एनालाइज मे बी पॉसिबल। वही कहना चाहता है कि यानी फिगर को कुछ इस तरीके से अरेंज किया जाए, इस फॉर्म में लगाया जाए कि उससे हम कुछ कंपैरिजन कर सके डेटा का और साथ में कुछ रिजल्ट्स निकाल पाए। ठीक है, उसी को ही हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कहते हैं और हम यही चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा क्या होता है उसको समझते हैं। डेटा इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज। यानी सिमिलैरिटीज के बेसिस पे जब हम लोग जो है डिवीजन करते हैं यानी डेटा को डिवाइड करते हैं, डिफरेंट क्लासेस में बांटते हैं उनके फीचर के अकॉर्डिंग, उनके सिमिलैरिटीज के बेसिस पे, तो उसे हम क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा कहते हैं। तो इसका एग्जांपल क्या है वो समझते हैं। जैसे कि आप लोग सोचेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा भी हम लोग कर रहे हैं तो क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा जो डेटा है वो और भी ज्यादा इजी हो जाए, कंपैरिजन उससे बहुत आसान हो जाए और उससे हम कंपेरेबिलिटी भी हो सकती है। ठीक है, यानी कंपेयर कर सकते हैं, इजी भी है बहुत ज्यादा। तो कैसे इजी होता है वो देखते हैं। इसका एक एग्जांपल, जैसे क्लास 11 के इन्वेस्टिगेटर ने बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया, लाइक उनकी फैमिली स्टेटस के बारे में कि स्टूडेंट की फैमिलीज में कितने मेंबर्स हैं, ठीक है, और पेरेंट्स की कितनी सैलरीज हैं, कौन वर्किंग है नॉन वर्किंग, मतलब हर एक चीज का डेटा इकट्ठा कर लिया। ये तो हो गया कि बहुत सारा डेटा इकट्ठा हो गया। बट अगर हमारे को क्लासिफिकेशन करना होगा डेटा का यानी इन्वेस्टिगेटर को क्लासिफिकेशन करना होगा तो इजी क्यों होगा, वो इसलिए होगा क्योंकि इसको हम ग्रुप्स एंड क्लासेस में बांटते हैं। इस पूरी डिफाइन को यानी क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा को आप ग्रुप्स एंड क्लासेस के बेसिस पे याद रखिएगा कि इसमें हम ग्रुप्स एंड क्लासेस बनाते हैं। जैसे कि एजुकेटेड और अनएजुकेटेड ग्रुप्स बना दिए कि जिनकी जो फैमिली है, फैमिली मेंबर्स है, जो एजुकेटेड है उसको इनमें डाल दिया, जो अनएजुकेटेड है उनको इस ग्रुप में डाल दिया, जो रिच फैमिली से हैं उनको इस ग्रुप में डाल दिया, जो पुअर फैमिली से हैं उनको इस ग्रुप में डाल दिया। तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि इन्वेस्टिगेटर को डेटा का कंपैरिजन करना कितना आसान है कि वो दोनों का टोटल कर लेंगे, एजुकेटेड अनएजुकेटेड का, देखेंगे किसका ज्यादा है तो कंपेयर करना बहुत आसान है। रिच पुअर फैमिलीज के बीच में भी कंपैरिजन आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे ग्रुप्स एंड क्लासेस बना दिए यानी डेटा को और सिंपल बना दिया, इसलिए हम क्लासिफिकेशन करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, कि क्लासिफिकेशन क्यों किया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो ब्रीफ एंड सिंपल आप लोगों को यही दिख गया होगा एग्जांपल में। ठीक है, नंबर 2 कंपेरेबिलिटी, आप लोग कंपेयर भी कर पा रहे हैं किसके बीच में, एजुकेटेड और अनएजुकेटेड, रिच फैमिली एंड पुअर फैमिली के बीच में, तो कंपैरिजन हो पा रहा है। तीसरा अट्रैक्टिव भी है, सिंपल भी बनाना कोई मुश्किल भी नहीं है। अब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन 4 टाइप से किया जाता है। फर्स्ट वन, पहला वाला होता है ज्योग्राफिकल। ज्योग्राफिकल में क्या होता है, लोकेशन वाइज क्लासिफिकेशन की जाती है। जहां पे भी जगह की बात आ जाती है, प्लेसेस की बात आती है, लाइक यूपी, हरियाणा, दिल्ली, इस तरीके से जगह अगर ले ली जाए, ठीक है, तो उसे हम ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। जैसे प्लेसेस मैंने यहाँ पंजाब हरियाणा लिया, नंबर ऑफ फॉर्म्स ले ली 30 एंड 20। ओके, क्रोनोलॉजिकल में क्या होता है, टाइम वाइज क्लासिफिकेशन की जाती है। ठीक है, टाइम वाइज मतलब आप लोगों को पता ही है, जैसे ईयर ले लिया मैंने, ठीक है, ईयर में 2017, 18, 19 ऐसे मैं ले सकती हूँ। बट मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिया है 2017 में सेल थी 80 लाख, 2018 में 90 लाख जो थी सेल थी। किसकी, कोई भी कंपनी का मैं ले लेती हूँ, लाइक एबीसी लिमिटेड ले लेती हूँ। ठीक है, तो बेसिकली टाइम के बेसिस पे जब क्लासिफिकेशन की जाए उसे हम क्रोनोलॉजिकल कहते हैं। थर्ड वन इज क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव को आपको क्वालिटी से याद रखना है। ठीक है, दो, जो कि एक होता है सिंपल, एक होता है मैनीफोल्ड। सिंपल में क्या होता है, बेसिकली सिंपल में आ जाता है जैसे कुछ एजुकेटेड होते हैं कुछ अनएजुकेटेड हो, ये तो हो गया क्वालिटेटिव। ठीक है, यानी सिंपल वाला। मैनीफोल्ड फर्दर डिवीजन करता है, जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखा है स्किल्ड और अनस्किल्ड। कुछ लोग स्किल्ड होते हैं कुछ अनस्किल्ड होते हैं, वो लिखा।
स्किल में भी कुछ लोग जिनके पास स्किल होती है उसमें भी कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं यानी लिटरेट होते हैं, और कुछ लोग इलिटरेट होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। यानी स्किल के नीचे डिवीजन किया है लिटरेट इलिटरेट का। और जो पढ़े लिखे होते हैं वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ शहर से ही हो, या फिर हो नहीं सकता कि वो गाँव से, तो दोनों एरिया से हो सकते हैं। यानी कि लिटरेट जो है वो रूरल से भी हो सकते हैं, यानी शहर गाँव दोनों से हो सकते हैं। और जो इलिटरेट जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी शहर गाँव दोनों से हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे सेम अनस्किल्ड में भी सेम यही पैटर्न चलेगा, बस यहाँ पे मिनी फोल्ड ये था कि स्किल्ड और अनस्किल्ड का फर्दर डिवीजन किया गया। तो मैं कर देती हूँ सेम, एल मीन्स लिटरेट लिख रही हूँ, आई डबल एल लिख रही हूँ इलिटरेट के लिए। लिटरेट फर्दर डिवीजन कर रहा है रूरल अर्बन एरियाज, ऐसे इलिटरेट में रूरल एंड अर्बन एरियाज। ठीक है, कुछ नहीं है ऐसे, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, बट मैंने स्किल्ड और अनस्किल्ड का ले लिया। तो ये हो गया मैनीफोल्ड, यानी क्वालिटीज के बेसिस पे डिवीजन हो रहा है। अब लास्ट है इसका क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव मींस दैट की नंबर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ एनुअल प्रॉफिट ले लिया किसी कंपनी का, ठीक है, एनुअल प्रॉफिट ले लिया और नंबर्स ऑफ फर्म ले लिए, ठीक है, और नंबर्स ऑफ फर्म 5 है, उनकी एनुअल प्रॉफिट है 0 to 1 लाख, और दूसरा मैंने ले लिया 1 लाख to 2 लाख, ठीक है, उन नंबर ऑफ फर्म 150 है। यानी कि नंबर्स के बेसिस पे जब क्लासिफिकेशन की जाए उसे हम क्वांटिटेटिव कहते हैं। तो स्टूडेंट हम वेरिएबल की डिफाइन पढ़ते हैं। वेरिएबल की डिफाइन क्या कहती है? वेरिएबल क्या है? फिनोमेना व्हिच इज कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड एंड चेंजिंग इट्स वैल्यू ओवर टाइम। यानी कि वेरिएबल क्या है? एक ऐसा फिनोमेना है जिसे हम लोग मेजर भी कर सकते हैं और ये टाइम के साथ चेंज भी होता है। फॉर एग्जाम्पल कि एक स्टूडेंट्स का हाइट, स्टूडेंट का वेट टाइम के साथ चेंज भी होता है और इसे हम मेजर भी कर सकते हैं। तो वही होता है हमारा वेरिएबल। वेरिएबल दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला होता है डिस्क्रीट वेरिएबल और दूसरा होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल। बहुत सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है? कंप्लीट नंबर्स में होता है। कंप्लीट नंबर जैसे कि 1 2 5 10 12 15 इस तरीके से कंप्लीट नंबर्स में होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया। और कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल जो होता है वो कंप्लीट नंबर्स में नहीं होता, वो फ्रैक्शन में होता है। जैसे बॉयज की हाइट, ठीक है, 5.1 इंचेस यहाँ लिखा है मैंने, 5.2 इंचेस ये हो गया। और रेंज में जैसे 10 to 15, 15 to 20, ठीक है, ये आता है हमारा कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल में, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट नंबर नहीं होते, ठीक है, इसमें फ्रैक्शन होता है और रेंज होता है, वो होता है कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। ओके, अब हम पढ़ते हैं रॉ डेटा क्या होता है। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा क्या होता है, जो कि क्रूड फॉर्म में होता है। क्रूड फॉर्म कैसे कि जैसे क्लास 11 के स्टूडेंट्स के मार्क्स मैंने यहाँ लिखे हैं, क्लास में 10 मार्क्स का जो क्लास टेस्ट हुआ है और अलग अलग बच्चों के अलग अलग मार्क्स आए हैं। लाइक किसी के 5, किसी के 6, किसी के 4, 9, किसी के 2, 5, 7, 8.5, 2, 8, 3, 1, 4, 7, 6, 7, मतलब अलग अलग तरह के नंबर आए हैं। और क्लास में जैसे जैसे बच्चे बैठे थे वैसे वैसे नोट डाउन करते गए, कोई भी सीरीज कुछ नहीं लिखा, कोई रोल नंबर नहीं लिखा, बस नंबर ही नंबर लिखते गए, ठीक है। तो वो हो गया एक तरीके से रॉ डेटा जो कि क्रूड फॉर्म है। अब ऐसे डेटा को हम लोग क्या समझेंगे? कुछ भी नहीं समझ सकते। यानी कि इन्वेस्टिगेटर के लिए ये जो डेटा है वो क्या है? क्रूड फॉर्म में, किसी भी काम का नहीं है। तो इसको काम का बनाने के लिए ही 3 सीरीज में लगा सकते हैं हम लोग, जो कि हम देखते हैं अभी यहाँ पर। तो अभी आपको समझ आ जाएगा कि इसका करना क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं सीरीज क्या होती है। सीरीज होती है एट्रीब्यूट ऑफ थिंग्स अरेंज अकॉर्डिंग टू सम लॉजिकल ऑर्डर। सीरीज हमें कहती है कि चीजों को इस तरीके से अरेंज करो ताकि वो एक लॉजिकल ऑर्डर में बन जाए, यानी एक लॉजिकल ऑर्डर में लगाने को ही हम सीरीज कहते हैं। और रॉ डेटा जो मैंने आपको अभी समझाया, अब आपको समझ आएगा कि रॉ डेटा को कैसे हमें अरेंज करना है, यानी कैसे इसको काम का बनाना है, यानी इन्वेस्टिगेटर कैसे इसको यूजफुल बनाएगा, देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ रॉ डेटा इनटू स्टैटिस्टिकल सीरीज हमने अभी पढ़ा, रॉ डेटा भी पढ़ लिया। अब इस रॉ डेटा को इस स्टैटिस्टिकल सीरीज में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्जन होगा अभी देखते हैं। सीरीज हमारी दो टाइप्स की होती है, एक होती है इंडिविजुअल सीरीज एंड सेकंड वन इज फ्रीक्वेंसी सीरीज, ठीक है। हम लोग अभी सिर्फ पहले ये वाला पढ़ेंगे इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है, जो कि यहाँ पे हम लोग जो है पढ़ेंगे, देखते हैं। जैसे कि क्लास 11th में एक टेस्ट हुआ, सपोज 6 बच्चे बैठे हैं क्लास में, ठीक है। 6 बच्चे तो पॉसिबल नहीं है, बट मैंने छोटा एग्जांपल लिया आप लोगों को समझाने के लिए ताकि आपका टाइम सेव हो सके, ठीक है। रोल नंबर मैंने यहाँ लिख दी है। सबसे पहले तो यहाँ पे ये डेटा लिखा, यानी कि 5 7 3 9 2 8। अब हम सोचेंगे कि ये क्या है,
ठीक है। तो ये क्लास के मार्क्स है, लेकिन ये तो नहीं पता चल रहा कि किस कौन से रोल नंबर के हैं, किस बच्चे के, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं। दैट मीन्स ये रॉ डेटा है, क्रूड फॉर्म में। अब इसको हम इसी रॉ डेटा को इंडिविजुअल सीरीज में लगाते हैं। इंडिविजुअल सीरीज को हम 3 टाइप से लगा सकते हैं। कैसे कैसे देखते हैं इसमें। इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ नंबर गिवन होते हैं, उसे हम इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं, और उसको 3 टाइप से हम जो है लगा सकते हैं। पहला तो सीरीज के अकॉर्डिंग, फिर या तो असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। ऐसा हम क्यों करेंगे आपको अभी समझ आएगा, पहले करके देखते हैं। अब इस नंबर को यहाँ उठा लेते हैं और यहाँ पे पहले मैं रोल नंबर वाइज इनके लिख देती हूँ, उनके मार्क्स क्या है। ठीक है, रोल नंबर 1 के 7 है, 3 है, 9, 2, 8, 5। ये मैंने रोल नंबर वाइज जो है इन लोगों के मार्क्स लिख दिए। ठीक है, अब मेरे को लगाना है असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि छोटे नंबर से बड़े नंबर तक जाने को असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अब सबसे छोटा नंबर यहाँ पे 2 है, ठीक है, वो 2 के बाद मेरा 3 है, ठीक है, 3 के बाद 4 है नहीं, 5 लगा देती हूँ। 5 के बाद 6 भी नहीं है, 7 हो गया। ठीक है, 7 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 हो गया। तो ये असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से मैंने लगा दिया। ठीक है, अब मैं लगाती हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से। डिसेंडिंग में क्या होता है, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें तो आपको कंफ्यूजन रहनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ, अगर आप भूल गए हैं तो रिवाइज हो जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, बड़े नंबर से यानी हाईएस्ट नंबर से लेके लोएस्ट तक जाया जाता है। यानी बिल्कुल हाईएस्ट नंबर कितने हैं जी, 9 है, 9 के बाद 8 है, 8 के बाद 7 है, 7 के बाद 5 है, 5 के बाद 3, फिर 2। इस तरीके से मार्क्स है। ठीक है, तो अब हमने ये ऐसा क्यों किया, इसका रीजन क्या, अब आप समझो, अब आपको लॉजिकल समझ आएगा कि क्यों किया हमने। इसका लॉजिक समझो। ये जो यहाँ पे नंबर्स लिखे थे, ये इन्वेस्टिगेटर के लिए क्रूड फॉर्म में थे, यानी कि रॉ डेटा क्रूड फॉर्म में ही होता है, किसी भी काम का नहीं होता, कुछ पता ही नहीं चल रहा कौन से नंबर किस क्लास के, किस स्टूडेंट के, किस सब्जेक्ट के, कुछ नहीं पता। लेकिन अभी इस नंबर को मैंने रोल नंबर वाइज लगा दिया। ठीक है, फिर असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से लगाया, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से लगाया। अब कोई इन्वेस्टिगेटर से पूछे कि जी सबसे हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, किस रोल नंबर के हैं, तो हम फटाफट से देख के बता देंगे। किस रोल नंबर के कितने मार्क्स है, वो भी हम देख के बता देंगे। मतलब हर एक चीज जो है बहुत ज्यादा सिंपल हो जाती है, देखना बहुत आसान हो जाता है, हाईएस्ट लोएस्ट रोल नंबर। तो स्टूडेंट हम लोग सीरीज देख रहे थे, हम लोग सीरीज पढ़ चुके हैं। सीरीज का टाइप देखते हैं। इंडिविजुअल हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हमें पढ़ना है फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी सीरीज 2 होते हैं, फ्रीक्वेंसी अरे एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के भी अगर फर्दर डिवीजन है वो हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग फ्रीक्वेंसी अरे से स्टार्ट करते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने दिखाई है। तो मैंने चार्ट बनाया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग बना लीजिएगा कि हम लोग पूरा यही स्टडी करेंगे। अब फ्रीक्वेंसी अरे मतलब दैट मीन्स डिस्क्रीट सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं। डिस्क्रीट सीरीज को फ्रीक्वेंसी अरे भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, पहले हम इंडिविजुअल में क्या होता था, सिर्फ और सिर्फ नंबर गिवन होते थे, ठीक है। और डिस्क्रीट सीरीज में यानी फ्रीक्वेंसी अरे में क्या होता है, आपको नंबर्स के साथ में फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है, ठीक है। एंड टैली मार्क्स तो बनाना ही होता है, ठीक है। तो जल्दी से आप लोगों ने पहले भी स्कूल में भी ये सब टैली जो है टैली मार्क्स बनाए होंगे, लाइक 9th 10th क्लास में स्टैटिस्टिक्स चैप्टर आपने बहुत खुश होके किया ही होगा, क्योंकि सबको बहुत अच्छा लगता है टैली मार्क्स, किसको नहीं पसंद, हर किसी को अच्छा लगता है बनाना, ठीक है। तो सेम वही है जो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं फ्रीक्वेंसी को देख के हम लोगों को टैली मार्क्स बनाने होते हैं, मार्क्स को देख के नहीं बनाने होते। एंड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। जैसे कि अगर हम समझें कि क्लास में टेस्ट हुआ था जिसमें से 11 मार्क्स जो आए हैं वो कितने बच्चों के आए हैं, 3 बच्चों के आए हैं। तो वो 3 बच्चे कहाँ से पता चले, वो हमें पता चले फ्रीक्वेंसी से। यानी कि फ्रीक्वेंसी ही बताता है कि एक नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, यानी 11 जो है वो 3 बार रिपीट हुआ होगा। यानी क्लास में 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके 11 मार्क्स आए हैं, ठीक है। ऐसे ही 12 मार्क्स हैं, ऐसे 14 15, और ये फ्रीक्वेंसी यानी कि 7 बच्चे ऐसे हैं जिनके 15 मार्क्स आए हैं, ओके। अब फ्रीक्वेंसी को देख के टैली मार्क्स बनाते हैं फटाफट से। 3 का कैसे बनेगा, 1 2 3, ओके। 1 का 1 ही बनेगा, 2 का 1 2। 7 का कैसे बनाएंगे, देखो 7 का बनाने के लिए आप लोगों को पहले से पता भी होगा कि 5 कैसे बनाते हैं। मैं बना के दिखा देती हूँ आप लोगों को। जैसे 5 बनता था 1 2 3 4 ऐसे क्रॉस लगाते हैं, ठीक है। जैसे ही 5 आता है ऐसे क्रॉस लगता है, ठीक है। ये तो हो गया 5, ठीक है। अब हमें 7 बनाना है, तो पहले 5 बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और अगर 10 भी बनाना होगा तो आप लोगों को पता है, जैसे ये बनाया सेम 5 और बना देंगे, यानी कि
4 एंड ये 5, ठीक है, तो ये 10 हो गया। ऐसे 15 बनाना तो 1 2 3 4 5, तो ये 15 हो गया। तो इस तरीके से चलता रहता है। और बाकी 6 7 तो आप लोगों को पता ही है, मैंने अभी बना के दिखा दिया। ओके, ये तो हो गया डिस्क्रीट सीरीज हो गया ये। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसका फर्दर डिवीजन जो हो रखा है वो पढ़ेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या वो देखते हैं। मार्क्स दिए हुए हैं हमें, ठीक है, मार्क्स यानी कि 0 to 15 दिया हुआ है, क्लास इंटरवल यानी रेंज दे रखी है 15 to 20, 20 to 25, ओके। यानी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपको रेंज दी जाती है, ठीक है, कोई भी एग्जैक्ट नंबर नहीं बताया जाता, यानी कि 10 to 15 हो गया, 15 to 20, 20 to 25, जरूरी नहीं है यही रेंज होगी, ज्यादा भी हो सकती है, लाइक 10 to 20, 20 to 30, ठीक है, इसके अंदर 5 का गैप है, ओके। दैट मींस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को याद रखना, आपको रेंज दी होती है। टेली मार्क्स हमें बनाना है, फ्रीक्वेंसी को देख के फिर से दोबारा से 3 का कैसे बनेगा 1 2 3, 5 का 1 2 3 4 5, ओके। 8 का कैसे बनेगा 1 2 3 4, फिर से 5, एक क्रॉस लगाएंगे 5 बन गया, 6 7 8, ओके। तो ये हमने टेली मार्क्स भी बना दिए, बहुत सिंपल था ये। अब हमें पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का फर्दर डिवीजन पढ़ते हैं। एक्सक्लूसिव होता है, इंक्लूसिव होता है, ओपन एंड सीरीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज एंड मिड वैल्यू। बहुत ही सिंपल है, ये भी कुछ मुश्किल नहीं है। एक्सक्लूसिव समझते हैं सबसे पहले। देखो एक्सक्लूसिव में क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया गया, यानी रेंज दे रखी है 10 to 15 का, तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। 10 to 15 है, तो 10 11 12 13 14 15, टोटल यहाँ पे आपको 6 नंबर्स दिए हुए हैं। बट यहाँ पे एक्सक्लूसिव में आपको याद रखना होता है कि अपर लिमिट जो होती है ना वो इंक्लूड नहीं होती। आप लिख लीजिए ये चीज, नॉट इंक्लूडेड। वो कैसे नहीं, यानी कि 10 to 15 जो मैंने आपको अभी खोल के दिखाया है यहाँ पर, इसमें ये 15 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अपर लिमिट कौन सी होती है, जो पीछे वाले जितने नंबर है वो सारी क्या है, अपर लिमिट है, ठीक है। फर्स्ट क्लास इंटरवल की बात करूं तो 15 हमारा क्या है, अपर लिमिट है, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। इसमें कहां तक इंक्लूडेड है, 10 to लेके 14 तक, यानी 10 11 12 13 14 ये नंबर इसके अंदर आएंगे, ठीक है, 15 नहीं आएगा। यानी 15 कहां आएगा, वो नीचे वाली क्लास इंटरवल में आएगा, ओके। ऐसे ही 20 to 25 जब हम लिखेंगे तो 25 इंक्लूडेड नहीं है इसमें, वो नीचे वाली रेंज में इंक्लूडेड होगा, ओके। तो ये था एक्सक्लूसिव में, बस याद रखना है आप लोगों को कि अपर लिमिट इंक्लूडेड नहीं होती, ओके, सिंपल। इंक्लूसिव सीरीज क्या होती है, इसके अंदर कुछ भी एक्सक्लूड नहीं होता, सब कुछ इंक्लूडेड होता है, मतलब सब कुछ आ जाता है। जैसे कि 10 to 14 है, 10 to 14 में लिख के दिखाती हूँ, 10 11 12 13 14, यानी कि इसमें 5 नंबर है, पांचों नंबर इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो वो हो गई हमारी इंक्लूसिव, यानी कुछ भी एक्सक्लूड नहीं है, सब कुछ इंक्लूडेड ही है। 15 to 19 में कितने नंबर आते हैं, 15 16 17 18 एंड 19। सीरीज क्या होता है, वो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं होता है इसमें। बीच के जो क्लास इंटरवल गिवन होते हैं, बस यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे फर्स्ट वाले क्लास इंटरवल में लोअर लिमिट गिवन नहीं होता, और जो लास्ट क्लास इंटरवल होता है उसमें हमारे को अपर लिमिट गिवन नहीं होता। यानी सिंपल लैंग्वेज में बोले तो यानी कि यहाँ वाला नंबर हमें पता ही नहीं है, पहला वाला, और यहाँ जो लास्ट क्लास इंटरवल है इसके बाद का नहीं पता, 20 के बाद का नहीं पता, तो कैसे पता लगाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है पता लगाना। जैसे क्या करेंगे, बीच वाले क्लास इंटरवल को देखेंगे कि उनके बीच में गैप कितना है। जैसे 5 to 10 5 का गैप है, 10 to 15 में भी 5 का गैप है, तो मतलब 5 का गैप है। तो अगर पीछे जो नहीं गिवन उसमें भी 5 का गैप ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है बिलो 5, बिलो 5 यानी कि 5 कम से स्टार्ट होगा अगर, ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यानी 5 का डिफरेंस होगा, 0 to 5 का है, ठीक है। और इसमें भी 20 to 25 भी होगा, क्योंकि 5 का गैप है तो 20 के बाद 25 भी आएगा, ठीक है, 5 के गैप के हिसाब से तो 25 होगा, ओके। ये हो गया ओपन एंड सीरीज। अब हमें लास्ट देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। ये चीज भी हम ऑलरेडी मैथ्स में पढ़ चुके हैं, क्लास 9 10th में हमने पढ़ा था। फ्रीक्वेंसी जब गिवन होती है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, बस क्या करना होता है, उसको ऐड कर करके निकालना है। जैसे पहला वाला नंबर सेम ही रहेगा, 3 रहेगा, 3 के बाद 8, इसको ऐसे प्लस कर दो तो 11 हो गया, 11 में प्लस 9 कर दो, कितना हो गया 20, 20 में 4 प्लस करेंगे 24, 24 में 24 में 4 प्लस करेंगे तो 28 हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से बिल्कुल सीरीज। तो स्टूडेंट हमें मिड वैल्यूज दे रखा है, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, हमें क्लासेस निकालनी है, यानी क्लास इंटरवल निकालना है। तो बहुत ही इजी मेथड है, हमें एक फॉर्मूला लगाना है,
L1 और L2 का। L1 मतलब लोअर लिमिट होती है एंड L2 मीन्स अपर लिमिट होती है, ठीक है। तो L1 के लिए हमें m-1/2 i का फॉर्मूला लगाना है और L2 का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस माइनस की जगह आप लोगों को प्लस लगाना है, ठीक है। m का मतलब रहेगा मिड वैल्यू एंड i का मतलब रहता है डिफरेंस बिटवीन मिड वैल्यू, और हाफ तो फॉर्मूले में लगाना ही है। तो जल्दी से करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले L1 इज इक्वल टू m-1/2 i फॉर्मूला है, ठीक है। अब हमें m कितना दिया है, यानी मिड वैल्यू 5 दे रखी है, ठीक है, 5 हो गया, फॉर्मूले वाला हाफ हो गया, i कितना है यानी डिफरेंस कितना है मिड वैल्यूज के बीच में, 15 माइनस 5 करेंगे 10 हो जाएगा, 25 माइनस 15 करेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी 10 का डिफरेंस है तो इंटू 10 कर देंगे, ठीक है। 2 इससे कट जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या बच गया, 5 माइनस 5 बच गया, जो कि आंसर आ गया 0। तो हमें एक तो L1 तो हमें पता चल गया। अब हमें निकालना है L2, ठीक है। L2 का बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, बस प्लस लगाना था। तो देखो m+1/2 i, ठीक है। m कितना है, मिड वैल्यू कितनी है, फिर से वही 5 ही रहेगी, प्लस 1/2 i कितना है, 10 है। 2 से 10 को काटेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा, 5 + 5 = 10 हो जाएगा। तो यानी ये 0 to 10 का निकल गया है क्लासेस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट निकालना सीखते हैं। फिर से वही फॉर्मूला L1 इज इक्वल टू m-1/2 i होता है, ठीक है। मिड वैल्यू अब हमें कितना लेना है, यहाँ पे 15 लेना है, ठीक है। मिड वैल्यू तो हम जैसे जैसे निकालते जाएंगे चेंज होता जाएगा, हाफ फॉर्मूले में सेम रहेगा। i जो है आप साइड में भी लिख सकते हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन में ये 10 नहीं होगा, इस क्वेश्चन में तो 10 है, बट अगर आप जो कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाता है उसके अंदर ये चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी के बीच में डिफरेंस जो है 15 का है तो i 15 हो जाएगा, डिफरेंस 20 है तो 20 हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस 10 है तो i जो है हर जगह 10 ही लेना है, ठीक है। तो देखो मिड वैल्यू हमारी 15 है, -1/2 इंटू i कितना है, 10 है, 2 इससे कट जाएगा, 5 हो जाएगा, 15 - 5 कितना हो गया, 10 हो गया। तो यानी कि हमें L1 पता चल गया और L2 निकालते हैं, ठीक है। L2 निकालने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है, मैंने ऊपर तो पूरा सॉल्व किया था, बट मैं आपको यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि अगर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है तो पूरा स्टेप उठा के डायरेक्ट लिख लो, बस माइनस की जगह प्लस लगा दो, क्योंकि L2 का फॉर्मूला बिल्कुल सेम ही है, बस माइनस की जगह प्लस लगाना है। तो सेम ही स्टेप होता है L1 का, बस माइनस की जगह प्लस कर देती हूँ, तो हमारा और भी इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। जैसे 15 + 1/2 इंटू 10, ठीक है, 2 इससे कट जाएगा, 5 हो जाएगा, 15 + 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमें पता चल गया, ठीक है। लास्ट हम लोग निकालते हैं, मैंने छोटा क्वेश्चन ही लिया है, ऐसे ही निकलेगा, सेम मेथड है, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट मैं सॉल्व कर रही हूँ, m = L1 = m-1/2 i था, ठीक है। अब हमारी मिड वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी, क्योंकि अभी मैं थर्ड का निकाल रही हूँ, ठीक है। 25 - 1/2 i, तो आपको पता ही है डिफरेंस कितना है इस क्वेश्चन में, 10 का ही डिफरेंस है मिड वैल्यू के, तो 10 ही लेना है हर जगह, तो इसको आप काट देंगे तो 25 - 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। L1 हमारा निकल गया। अब हम L2 निकाल लेते हैं। L2 भी कैसे निकलेगा, सेम यही प्रोसीजर लगाना है, ठीक है। इससे आपका थोड़ा जल्दी हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि सेम यही वाला स्टेप उठा के लिख दो, बस माइनस की जगह प्लस लगा दो, तो 5 हो गया, 25 + 5 कितना हो गया, 30 हो गया, ठीक है। तो ये आपका 30 आ गया। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और हमारा चैप्टर पूरा फिनिश हो गया है, और नोट्स बनाते रहिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।